एक्सटर्नल सेक्टर का पहला टॉपिक है अपना जो है इंडियाज़ ट्रेड डिफिसिट। ये देखते हैं इंडिया ट्रेड डिफिसिट। तो अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल डेटा फ्रॉम यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2023-24, इंडिया रिकॉर्डेड ट्रेड डिफिसिट विथ 9 आउट ऑफ इट्स 10 टॉप 10 trading partners. And the current status of India's trading partners, इंडिया एक्सटर्नल ट्रेड देखें और फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में, तो इंडिया लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर जो है चाइना है, उसके बाद यूएसए है, फिर यूएई, रशिया एंड सऊदी अरेबिया है डिक्रीजिंग ऑर्डर्स। इंडिया ट्रेड डेफिसिट रोज विद चाइना। ट्रेड डिफिसिट किसके साथ है और जो बढ़ रहा है, तो चाइना, रशिया, साउथ कोरिया, हांगकांग के साथ बढ़ा है, लेकिन जो है नैरो हुआ है। अभी भी डिफिसिट है लेकिन नैरो हुआ है यूएई, सऊदी, इंडोनेशिया और इराक के साथ इन फाइनेंशियल ईयर 2023। तो हाँ, वहाँ से ऑयल की जगह वहाँ से हो गया, रशिया से हो गया है, तो रशिया से बढ़ गया है और यहाँ से कम हो गया है। सिंपल सा बात है। और इंडियाज़ ट्रेड सरप्लस किसके साथ है, तो यूएसए के साथ ट्रेड सरप्लस है, ये अपने को ध्यान रखना है। तो इसके अलावा नीदरलैंड, यूके, बेल्जियम, इटली, ये सब के साथ ट्रेड सरप्लस है। एंड WTO's वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल 2023 रिव्यू है, तो उसमें इंडिया को 8th इन दी ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट और 18th इन दी मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट और 7th इन दी सर्विस एक्सपोर्ट। तो अपना सर्विस सबसे बेटर है ही, और उसके बाद अपना एग्रीकल्चर, फिर मर्चेंडाइज में अभी पीछा है। तो ये है ट्रेड डेफिसिट। क्या होता है, इसको निगेटिव ट्रेड बैलेंस भी बोलते हैं। टकास व्हेन कंट्रीज वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट एक्सीड्स इट्स एक्सपोर्ट्स। तो इम्पैक्ट ऑफ हायर ट्रेड डेफिसिट ऑन इकोनॉमी क्या क्या पड़ता है। अगर ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट है तो कुछ निगेटिव इम्पैक्ट है, कुछ पॉजिटिव भी होता है। निगेटिव में एक तो डिप्लीशन ऑफ फॉरेक्स रिजर्व हो जाएगा टू पे एन एक्सेस इम्पोर्ट, लेड टू डिप्रिशिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी, वाइडनिंग ऑफ द करंट अकाउंट डेफिसिट हो जाता है, दैट मे एडवर्सली अफेक्ट द क्रेडिट रेटिंग ऑफ कंट्री एंड रेज द बोरोइंग कॉस्ट। पॉजिटिव में क्या है, तो एक्सेस टू द वाइडर रेंज ऑफ गुड्स, तो एंड इंक्रीज डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट बाय इंपोर्ट्स ऑफ कैपिटल गुड्स एक्सेट्रा। फैक्टर्स ड्राइविंग इंडिया ट्रेड डेफिसिट क्या क्या है, तो राइजिंग इंपोर्ट में गोल्ड है, क्रूड ऑयल है, फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हैं, ये सारे हैं। और कुछ कंजम्पशन पैटर्न भी है, लाइक इंक्रीज डिमांड ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और लग्जरी गुड्स, जैसे जैसे अमीर लोग बढ़ रहे हैं लग्जरी गुड्स बढ़ रहा है, ये सब है। स्ट्रक्चरल फैक्टर्स हैं, उसमें सब ऑप्टिमल ग्रोथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इंडिया का खुद का डोमेस्टिक का इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स हैं। डोमेस्टिक पॉलिसीज़ हैं लाइक इन्वर्टेड ड्यूटी स्कीम्स, फ्रिक्वेंट बैन्स ऑन एक्सपोर्ट कमोडिटीज़ कर देते हैं, कुछ भी दाम बढ़ा तो चावल का एक्सपोर्ट कम कर दिया, टमाटर एक्सपोर्ट बैन कर दिया। इसके अलावा सब ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, इम्पोजिशन ऑफ नॉन टैरिफ बैरियर्स इन डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक EU वगैरह में। तो इस वजह से सारे डिफिसिट के कॉज हैं। इनिशिएटिव टू प्रमोट एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो डिफिसिट कम होगा। तो उसमें एक RODTEP स्कीम है, रिमिशन ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स, लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज फॉर रिफंडिंग टैक्स ड्यूटीज़ लेवीज एट द सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल लेवल ऑफ द एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स। एंड इट रिप्लेस दी पहले मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम था, उसको हटा के ये रिमिशन ऑफ ड्यूटी एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स ये वाला स्कीम लाया गया है। इसके अलावा ये तो एक हो गया। दूसरा है अपना ट्रेड कनेक्ट प्लेटफॉर्म। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने लॉन्च किया है। इट इज़ अ सिंगल विंडो इनिशिएटिव एम्ड एट फैसिलिटेटिंग द इंटरनेशनल ट्रेड बाई इंडियन एक्सपोर्टर्स, स्पेशली जो MSMEs है इसके लिए, बाय प्रोवाइडिंग रियल टाइम एक्सेस टू ट्रेड रिलेटेड इंफॉर्मेशन। इसके अलावा डेवलपमेंट इन दी कोलेबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ MSME, एक्सिम बैंक्स, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, ये सब के साथ कोलेबोरेशन करना है अलॉन्ग विद दी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, ये इंडियाज़ प्रीमियम बिजनेस इंस्टीट्यूट है, फोकसिंग ऑन फॉरेन ट्रेड एंड रिगार्डेड एज एन एकेडमिक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन इंटरनेशनल बिजनेस रिसर्च, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन।
1963 में ये इस्टेब्लिश हुआ था, ऑटोनोमस बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में, एंड ग्रांटर्स को डीम टू यूनिवर्सिटी स्टेटस मिला था 2002 में। Foreign direct investment as per data released by the Department of Promotion and Industry Improvement Rate. Revenue inflows in 2023-24 contracted by 3.49%, 44.42 billion as compared to 22-23. And API trends financial year 23-24 का देखा जाए डिक्रीजिंग पे, तो टॉप स्टेट्स रिसीविंग API महाराष्ट्र, गुजरात एंड कर्नाटक। Sectors receiving highest FPI: computer hardware, marine sector and construction activity. Top sources of FPI: Singapore, Mauritius and USA. FPI taking flows into India, decreasing however, देखा जाए top 3 countries: Mauritius, Singapore and USA. And top 3 sectors: service sector, computer software and ये है अभी तो फर्स्ट हो रहा है, लेकिन 23-24 का देखा जाएगा सिंगापुर का। ये ध्यान देना है कि स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है ना। वो टॉप 3 में मॉरिशस फर्स्ट में है ना, वो 1 2 3 ऐसे करके लिखा है। तो 2000 से 2024 का है, 2024 के बीच में मॉरिशस फर्स्ट है ना, लेकिन 2023-24 का लोगे तो इसको सिंगापुर फर्स्ट है। हाँ, ये वाला ध्यान देना है। इसलिए क्या होता है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड, क्या है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, गवर्नमेंट अप्रूवल रूल नॉट रिक्वायर्ड एंड गवर्नमेंट रूल अप्रूवल रिक्वायर्ड। फॉरेन करेंसी FCCB, foreign currency convertible bond, foreign institutional investment with certain condition and global liquidity issues are included in FDI. So foreign currency convertible bond FII with certain conditions. FDI is largely non-debt creating capital flow. FDI is prohibited lottery business, ये बहुत important part है। Lottery business, gambling and betting, cheat fund, media company, trading in transferable development rights etc. Comparison between FDI and FDI क्या है? तो FDI का definition है investment made by a company or an individual in one country into business interest located in this country. And if I FDI के foreign portfolio investment refer to investment in the commercial assets of the country such as stocks or bond available on a exchange. Investment part in only physical assets like factories, offices, infrastructure. FDI में only commercial assets होते हैं like stock, bond, mutual fund. Control होता है provide the investor significant control or influence over the management and operation. FDI में no control, investor right करें passive shareholder. Risk होता है high risk due to long term commitment and exposure to the political and economic sector. FDI में lower risk and investment can be easily. Stability, more stable as investment are less prone to withdrawal and highly volatile like concerns quickly constantly increase in response to market changes. RBI classifies FPI with the investment treaty at 10% is to threshold of an Indian company. 10% listed company, 10% or more in listed company, or any amount of investment in unlisted company with the FDI ना। यही करा। हाँ। नेक्स्ट इज इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रुपी। तो इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन रुपी न्यूज़ में इसलिए था कि आरबीआई ने हाईलाइट किया था इनेबलिंग फॉरेस्ट इन्वेस्टमेंट थ्रू स्पेशल साउथ रेजिडेंट रुपीज़ and special rupee escrow account for promoting internationalization of INR। क्या होता है ये स्पेशल नॉन रेजिडेंट रुपी एंड स्पेशल रुपी escrow अकाउंट्स? तो एनी पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया हैविंग अ बिजनेस इंटरेस्ट इन इंडिया कैन ओपन दिस नॉन रेजिडेंट इंडियन रुपी अकाउंट फॉर पर्पज ऑफ पुटिंग थ्रू बोनाफाइड ट्रांजेक्शन इन रुपीज़।
and this SNRR accounts are usually allowed for a specific transaction in trade, foreign investment, external commercial borrowing, ये सब में यूज हो सकता है। स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट क्या होता है? वॉस्ट्रो अकाउंट इज एन अकाउंट दैट डोमेस्टिक बैंक होल्ड फॉर फॉरेन बैंक्स इन फॉर्मर्स डोमेस्टिक कंट्री, लाइक इन केस रुपी, तो कोई इंडियन बैंक है, वो फॉरेन बैंक का कोई अकाउंट खोल के बैठा हुआ है रुपी के में, तो उसको वॉस्ट्रो अकाउंट बोलेंगे। एंड इट इज़ एन एडिशनल अरेंजमेंट टू एग्जिस्टिंग सिस्टम दैट यूजेज फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसीज एंड वर्क एज ए कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम। एंड फॉर ओपनिंग ऑफ द वॉस्ट्रो अकाउंट प्रायर अप्रूवल ऑफ RBI जो है ये चाहिए होता है। फिर है जो है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपी का डिफिनीशन क्या होता है? तो इट रिफर्स टू द करेंसी दैट यूज्ड एंड हेल्ड बियॉन्ड द बॉर्डर्स ऑफ इशूइंग कंट्री, नॉट जस्ट बाय कंट्रीज रेजिडेंट, बट कंट्री के जो नॉन रेजिडेंट हैं उनके पास भी हो। ये नहीं कि अपना USA में इंडियन लेके रुपी घूम रहे हैं तो इंटरनेशनल हो गया। नॉन रेजिडेंट भी जब लेंगे तब इंटरनेशनलाइजेशन करेंसी बोलेंगे। तो जैसे डॉलर, यूरो, ये सारे इंटरनेशनल करेंसी हैं। क्राइटेरिया इज टू बी एक्सेप्टेड एज एन इंटरनेशनल करेंसी, तो INR शुड बी वाइडली यूज्ड इन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, easily convertible, and country should have a stable financial market। ये 3 प्रीरिक्विजिट है। चैलेंजेस रिगार्डिंग द इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ द करेंसी क्या क्या होता है? तो स्टेबिलिटी कंसर्न, तो इंटीग्रेशन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स कुड अफेक्ट स्टेबिलिटी, वल्नरेबिलिटी एंड टू एक्सटर्नल शॉक्स, एक्सचेंज रेट वॉलेटिलिटी, मॉनेटरी पॉलिसी डिलेमा और ट्रिफिन डिलेमा, ये सारे जो है इसके कंसर्न हैं। Policy changes creates a monetary policy dilemma, including different dilemma, where countries struggle to balance the global currency demand with domestic monetary needs. The triple dilemma, it refers to the conflict that arises when a country needs to supply enough of its currency to meet global demand while also maintaining domestic monetary policy। इसको ट्रिफल डिलेमा बोलते हैं जब इंटरनेशनलाइजेशन करते हैं तब। बेनिफिट ऑफ रुपी इंटरनेशनल क्या क्या हो सकता है? तो एक तो वल्नरेबिलिटी रिड्यूस होगा, तो जो एक्सटर्नल इकोनॉमिक शॉक है, डॉलर उठ गया, ये गिर गया, इन सब से रेजिलियंस आ जाएगा। रिड्यूस करेगा डॉलर डिमांड, डिक्रीज रिलायंस ऑन दी US डॉलर हो जाएगा, स्ट्रेंथनिंग ऑफ दी IR होगा। लोअर बिजनेस कॉस्ट, तो मिनिमाइजेज एक्सपेंसेस फॉर बिजनेसेस, उसकी वजह से एक्सपेंस कम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी बिजनेसेस की अपना इंडिया की। लोअर रिजर्व नीड्स, रिड्यूसेस नेसेसिटी फॉर होल्डिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, नहीं कम भी रहेगा तो काम चलेगा। स्टेप्स क्या क्या लिए गए इंटरनेशनलाइजेशन के लिए? तो एक तो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, तो INR इज फुल्ली कन्वर्टेबल इन द करंट अकाउंट, बट कैपिटल अकाउंट में भी पार्शियली कन्वर्टेबल है। और स्पेशल जो वॉस्ट्रो रुपी अकाउंट है, तो RBI has enabled INR trade settlement with the 22 countries by allowing bank to open the special वॉस्ट्रो अकाउंट्स। तो 22 कंट्री के साथ अपना हो चुका है वॉस्ट्रो अकाउंट के लिए। इंक्लूजन ऑफ INR इन कॉन्टिन्यूअस लिंक्ड सेटलमेंट, तो कॉन्टिन्यूअस लिंक सेटलमेंट इज अ ग्लोबल सिस्टम फॉर द सेटलमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन ऑन अ पेमेंट वर्सेस पेमेंट बेसिस, एंड कॉन्टिन्यूअस लिंक सेटलमेंट करंटली सेटल ट्रेड इन 18 करेंसीज। इसके अलावा जो है इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ UPI, बायलैटरल करेंसी स्वैप एग्रीमेंट्स, एंड INR एज अ डेजिग्नेटेड फॉरेन करेंसी इन श्रीलंका, इशूएंस ऑफ रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड दैट इज मसाला बॉन्ड, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। फिर अदर न्यूज़ में गोल्ड बैक्ड करेंसी, तो रिसेंटली जिम्बाब्वे ने लॉन्च किया था गोल्ड बैक करेंसी कॉल्ड ZIG। एंड गोल्ड बैक करेंसी क्या होती है? इसकी फिक्स्ड वैल्यू होती है डायरेक्टली लिंक टू द गोल्ड एंड इज कन्वर्टेबल इनटू गोल्ड। मनी सप्लाई इज लिमिटेड बाय अवेलेबिलिटी ऑफ गोल्ड रिजर्व हो जाएगा इससे, एंड इट हैज़ एन इनहेरेंट वैल्यू एंड हैज़ पोटेंशियल फॉर स्टेबिलिटी इन द लॉन्ग रन। एंड फिएट करेंसी क्या होती है? तो भाई फिएट करेंसी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है, किसी से बैक डॉक्टर नहीं रहेगा, और ये बस लीगल टेंडर होता है बाय गवर्नमेंट। इट वैल्यू इज डिटरमाइंड बाय सप्लाई एंड डिमांड एंड इज नॉट सपोर्टेड बाय एनी फिजिकल कमोडिटी। इट गिव्स सेंट्रल बैंक मोर कंट्रोल टू प्रिंट द रिक्वायर्ड मनी। कोई ऐसा
अवेलेबिलिटी, रिजर्व अवेलेबिलिटी से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं रहती है। हाँ, ये हो गई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अच्छी होती है। वहाँ पे ब्रिटेन में सेंसस से होता है, तो ब्रिटेन में सेंसस है, यूनाइटेड नेशन एवरेटिंग काउंसिल कॉन्फ्रेंस was held in 1944 at Bretton Woods, New Hampshire. Bretton Woods Conference का पर्पस क्या था? To agree upon a series of new rules for the post-World War II international monetary system. Delegates from 44 nations participated in it, and key outcome was creation of a Bretton Woods institution like IMF and IBRD, which is now known as World Bank, one of the part of the World Bank. Fixed exchange rate treaty. Each member country was to set a fixed value, the par value of its currency in terms of gold. However, after the crisis of dollar exchange crisis of 1971, when USA suspended the dollar convertibility to gold, and 1973 floating exchange rate was promoted. Promotion of free trade to ensure international prosperity and international peace. प्रमोशन ऑफ फ्री ट्रेड। आईएमएफ के बारे में देखा जाए तो आईएमएफ बोर्ड कंप्लीटेड द रिव्यू ऑफ द स्टेटस एग्रीमेंट अंडर द स्टेटस स्टेटस फंड फैसिलिटी क्या होता? स्टेटस फंड फैसिलिटी प्रोवाइड असिस्टेंस टू कंट्रीज एक्सपीरियंसिंग सीरियस पेमेंट ऑफ balance crisis because of structural improvement of slavery and hierarchy government of it supports comprehensive program with the purpose of policy needed to correct structural imbalance of the overall all member countries facing a potential ये स्टार्ट आईएमएफ के बारे में देखा जाए तो आईएमएफ प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू द कंट्री हिट बाय क्राइसिस एंड डेवलपमेंट बैंक। आईएमएफ डज नॉट लेंड फॉर स्पेसिफिक कंपनी लाइक अदर डेवलपमेंट स्टूडेंट जनरल रिसोर्स एग्रीमेंट होता है। आईएफ मेंबर है एक्सेस टू द जनरल रिसोर्स एग्रीमेंट ऑन नॉन-कंसेशनल टर्म मार्केट पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ ट्रस्ट प्रोवाइड कंसेशनल फाइनेंशियल सपोर्ट करेक्ट जीरो इंटरेस्ट रेट और बेटा टेलर टू डाइवर्सिफाई इनकम possibility for long-term finance to low-income countries and vulnerable to low-income countries. गोल्ड बैंक क्या होता है? तो रिजर्व बैंक refers to the credit system granted by IMF. IMF के बारे में और देखा जाएगा तो वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। Bretton Woods Conference 1944 its mandate is to promote global microeconomic and financial stability. Also provide short and medium-term loan to help countries that are experiencing government problems. 191 countries हैं, India is also a member. Organizational structure की बात करें तो बोर्ड ऑफ गवर्नमेंट होता है, जैसे एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है और इंस्टीट्यूशनल मॉनिटरी है फाइनेंशियल कमिटी। बोर्ड ऑफ गवर्नर इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द IMF, composed of one governor and one alternative governor from each member country. Executive board was the five member board overseeing day-to-day work, international monetary fund committee, a 24 member supervisory body, member country and two countries. In report में देखा तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ये है। IMF के सोर्सेज के बारे में बात करें तो टोटल सोर्सेज जो है 982 बिलियन का है, जिसमें कि कोटा मल्टीलेटरल बोरोइंग और बायलेटरल बोरोइंग, तो कोटा सबसे ज्यादा है 477 का, मल्टीलेटरल बोरोइंग 354 का, 141 का, बायलेटरल बोरोइंग।
और लंदन कैपेसिटी 309 दे दिया। कोयटा का ऐसे चलो एसडीआर में क्या क्या इंक्लूड करता है? स्पेशल ड्राइंग राइट्स। क्या क्या होता है एसडीआर? क्या क्या होता है मतलब क्राइटेरिया? एसडीआर का कितना 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 मिलेगा, किसको क्या क्या क्राइटेरिया आता है याद है? नहीं, क्या क्या उसमें करेंसी आती है वो पूछ रहे हैं। एसडीआर में पहले तो वो बताओ कि क्या क्या क्राइटेरिया है एसडीआर का, कि किसको कितना एसडीआर मिलेगा। इंडिया का 2.45 कोटा कोटा के हिसाब से होता है ना। अंदाज कोटा कोटा के हिसाब से होता है ना। तो कोटा किस किस क्राइटेरिया पर बेस्ड है, क्या क्या उसके पैरामीटर लेते हैं? अरे जीडीपी ऑफ द कंट्री होता है, और जो है बाकी कंट्रीब्यूशन कितना कर रहा है आईएमएफ में वो होता है। और नहीं नहीं सब नहीं है। कंट्रीब्यूशन नहीं है तो क्या था? जीडीपी था और क्या था? हम भी बोल रहे हैं ये वाला क्वेश्चन पूछता है ना, इसलिए याद है। क्या है इसकी 25%, 15%, 10% करके। हाँ, सबका अलग अलग वेटेज था। हाँ ये चीज भूल रहे हैं, अभी हम भी बोल रहे हैं। पॉलिटिकल ये ऊपर जो उसमें ग्राफ में दिया है वो एसडीआर का ही तो दिया है ना कुछ। चलो आएगा कहीं ना कहीं, नहीं आएगा तो आएगा बीच में, आएगा कहीं ना कहीं तो आएगा ही। हाँ तो अपने स्टैटिक वाले पार्ट में तो होगा, इतना तो वो रहते स्टैटिक वाले पार्ट में तो होगा ना। हाँ उसमें तो है, उसमें है। रुक गया, खोल दिया। इंडिया का जो वोटिंग राइट है 0.3% इंक्रीज होकर के 2.6% है। 2.75% एसडीआर कोटा होल्ड करता है। और India foreign exchange reserve also interpret SDR other than gold reserve, foreign currency asset and reserve cash। तो सबसे ज्यादा कौन आता है? फॉरेन करेंसी एसेट ना, हाँ गोल्ड। नहीं, फॉरेक्स सबसे ज़्यादा आता है। हाँ फिर गोल्ड होता है सबसे कम, रिजर्व कैश होता है ना। ये वाला पार्ट नहीं दिया जो हम लोग खोल रहे हैं। और एसडीआर बास्केट में कौन कौन सी करेंसी आती है ये बता दो। एसडीआर बास्केट में 6 करेंसी आती है। आप कौन बना ना वही तो बता दो। यूएस नहीं, इंडिया नहीं है। यूएस डॉलर है, और पाउंड स्टर्लिंग है, यूरो है, और चाइनीज़ आरएमबी है, और वो जापानीज़ येन है, और एक और लास्ट में किए थे ना। हाँ 5 हो गया, 3 तो 5 हो गया, और क्या था यार एक। पाँच ही थी शायद। हाँ यूएस डॉलर है, यूरो है, जापानी येन है, पाउंड स्टर्लिंग है, चाइनीज येन 2016 में आया था। हाँ 5 ही। और एसडीआर इज नाइदर ए करेंसी नॉर ए क्लेम ऑन द यूनिट, इट इज एन पोटेंशियल क्लेम ऑन द फ्रीली फीजिबल करेंसी ऑफ द यूएस। यही तो पूछता है, इसलिए और क्या पूछता है। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. हेलो। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस
व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर। हेलो, हाँ, वर्ल्ड बैंक करेंगे उस हम वर्ल्ड बैंक कर रहे हैं, कहाँ गया है? पेज नंबर 45। वर्ल्ड बैंक वही लीडर कंपनी का पार्ट है। एंटरप्रेन्योर में ऑब्जेक्टिव टू रिड्यूस पॉवर्टी एंड सपोर्ट, इसका ऑब्जेक्टिव है टू रिड्यूस द पॉवर्टी एंड सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस टू द डेवलपमेंट कंट्री। 189 कंट्री, उसमें 191 कंट्री को कंट्री मस्ट फर्स्ट। The person you are speaking with has put your call. एक मिनट में फोन कर रहा हूँ। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है। कृपया लाइन पर बने रहें। The person you are speaking with वर्ल्ड बैंक यूटिलिटी, वर्ल्ड बैंक ग्रुप गारंटी प्लेटफॉर्म फॉर एंड लाइफ फॉर बिजनेस। व्हाट इज द वर्ल्ड बैंक ग्रुप गारंटी प्लेटफॉर्म? 2024 में इनिशिएट हुआ था। वर्ल्ड बैंक गारंटी प्लेटफॉर्म कंसोलिडेटेड ऑल गारंटी प्रोडक्ट एंड एक्सपर्ट फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड बैंक ग्रुप इंस्टीट्यूशन एट मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी मिगा टू बूस्ट वर्ल्ड बैंक गारंटी एनुअल गारंटी इशुएंस ऑफ $20 बिलियन बाई 2030। बूस्ट करना है वर्ल्ड बैंक ग्रुप गारंटी प्लेटफॉर्म को। And World Bank guarantees provide the private lenders for infrastructure projects that requires large loan, face significant political and sovereign risk. हाँ हाँ बस। अरे तुम्हारा फोन नहीं कर रहा, मैं फिर से तुमको कॉल करने लग रहा। नहीं, फोन कटा ही नहीं था, होल्ड पे था। हाँ तो यार इसका मेन पर्पस था ऑब्जेक्टिव वाज टू रिड्यूस द पॉवर्टी एंड सपोर्ट डेवलपमेंट टू प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस टू डेवलपमेंट कंट्री। नंबर 2, 189 कंट्री। तुमको आवाज तो नहीं जा रही है ना ज्यादा इधर से? नहीं आ रही है, आपकी आ रही है। नहीं टीवी चल रहा है उसका तो आवाज ज्यादा नहीं जा रही है। हल्का सा आ रही है, लेकिन ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है, इंटरफेयर नहीं हो रहा है। 189 कंट्री है, उसमें आईएमएफ में 191 कंट्री थे। कंट्री मस्ट फर्स्ट ज्वाइन द आईएमएफ टू बी एलिजिबल टू ज्वाइन द वर्ल्ड बैंक ग्रुप। ये क्वेश्चन एक बार आ चुका हम लोगों का टेस्ट उसमें। वर्ल्ड बैंक ग्रुप में देखा जाए तो इसमें आईडीआरडी है, आईएफसी है, आईडीए है, इंडिया है, आईसीएस आईडी है। की रिपोर्ट देखा जाए तो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोसेस रेसिपी फॉर रिन्यूएबल। तो अचीविंग नेट जीरो इमिशन इन द एग्री फूड सिस्टम रिपोर्ट पॉवर्टी एंड शेयर रिपोर्ट है। वर्ल्ड बैंक ग्रुप में आईडीआरडी जो ग्रेटर रूट कॉन्फ्रेंस था उसमें आईडीआरडी था। It provides loans and financial services to middle income and middle low income countries. International Development Association provides concessional loan and grant to the world's poorest countries. International Development Association provides grant and loan to the world's poorest countries. International Finance Corporation provides support to the private sector in developing countries. And MIGA is the multilateral investment guarantee agency offers political risk, insurance and pay enhancement to promote foreign investment in development countries. And International Center for Settlement of Investment disputes provide arbitration and conciliation service for investment disputes between government and foreign investors. World Bank refers only to IDRD, IDA. Whereas World Bank Group refers to all five institutions. India is not a member of ICSBI. WTO. नेक्स्ट इज WTO। तो रिसेंटली मराकाश एग्रीमेंट का 30 साल हो गया 2024 में। मराकाश एग्रीमेंट मोरक्को में साइन हुआ था बाई 123 कंट्रीज इन 1994 आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ उरुग्वे राउंड ऑफ टॉक्स। तो
फॉर्मेशन ऑफ WTO, फिर ये इसके बाद मराकाश एग्रीमेंट के बाद 1995 में अगले साल फॉर्मेशन हुआ, रिप्लेसिंग दी गैट था पहले, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, उसको रिप्लेस करके WTO बनाया गया। सर्व्स एज अ फाउंडेशनल फ्रेमवर्क फॉर ट्रेड रिलेशंस अमंग WTO मेंबर्स, expanded the scope to include trade in service and intellectual property right and more, established a modern multilateral trading system for negotiation, dispute resolution, economic cooperation। की डेवलपमेंट क्या है, तो पहला वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिक्स 2023 ऑन एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट, तो WTO ने रिलीज़ किया था ये रिपोर्ट। एंड द की फाइंडिंग इज टॉप 5 एक्सपोर्टर्स जो हैं उसमें EU पूरा मिला के है, फिर US, ब्राज़ील, चाइना एंड कनाडा, ये टॉप 5 एक्सपोर्टर्स हैं एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट के। फिर कलेक्टिवली द टॉप 10 एक्सपोर्टर्स रिप्रेजेंट लगभग 72% शेयर टॉप 10 लोग मिलकर ही कर दे रहे हैं। इंडिया जो है 8th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। इंडियाज एक्सपोर्ट वर्थ $51 कॉन्स्टिट्यूटेड 2024 ऑफ द एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट। फिर जो है WTO रिलीज्ड रिपोर्ट Article 8 फॉर ट्रेड इनिशिएटिव सपोर्टिंग द ट्रांजिशन इन द क्लीन एनर्जी। 8 फॉर ट्रेड जो है ये क्लीन एनर्जी के लिए, विच हाईलाइट्स फॉर 8 फॉर ट्रेड इनिशिएटिव। एंड ये क्या है, ओरिजिन जो है WTO का हांगकांग मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 2005 यहाँ से जो है ये स्टार्ट हुआ है। एम इज़ टू सपोर्ट द डेवलपिंग कंट्रीज इन इंटीग्रेटिंग इनटू ग्लोबल ट्रेड बाय एड्रेसिंग सप्लाई चेन कैपेसिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रेंट्स। गोल क्या है, तो मोबिलाइज फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू एड्रेस द ट्रेड रिलेटेड चैलेंजेस इन डेवलपिंग कंट्रीज एंड लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। एंटी डंपिंग ड्यूटी, तो इंडिया इनिशिएट्स द एंटी डंपिंग प्रोब इनटू इंपोर्ट फ्रॉम चाइना टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्रॉम चीप इंपोर्ट्स। तो डंपिंग जो है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस होती है अंडर WTO एज इट कैन हैव अ डिस्टॉर्टिव इफेक्ट इन द इंटरनेशनल ट्रेड। डंपिंग इज सेड टू अकर व्हेन द गुड्स आर एक्सपोर्टेड बाय अ कंट्री टू अनदर कंट्री एट अ प्राइस लोअर देन इट्स नॉर्मल वैल्यू। कई बार तो मतलब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के बराबर या उससे भी कम का रहता है, उसको डंपिंग बोलते हैं। इज सेड टू अकर व्हेन द गुड्स आर एक्सपोर्टेड बाय कंट्री टू अदर कंट्री इन अ प्राइस लोअर देन नॉर्मल। बार बार वही लिखा है यार। वर्ल्ड टैरिफ प्रोफाइल्स जो है प्रोफाइल रिपोर्ट 2024, तो इंडिया जो है वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट यूज़र ऑफ नॉन टैरिफ मेजर्स है आफ्टर USA इन 2023 एज पर WTO वर्ल्ड टैरिफ प्रोफाइल्स। तो नॉन टैरिफ रिपोर्ट जो होते हैं पॉलिसी मेजर्स हैं अदर देन ऑर्डिनरी कस्टम टैरिफ्स दैट कैन पोटेंशियली डिट्रीमेंटल टू इंटरनेशनल ट्रेड इन गुड्स चेंजिंग द क्वांटिटीज ट्रेडेड, प्राइसेस और बोथ। तो कोटाज और प्राइस कंट्रोल, सैनिटरी फाइटोसैनिटरी मेजर्स, टेक्निकल बैरियर्स, ये सब इसके एग्जांपल हैं। और दो मेनी जो है नॉन टैरिफ मेजर्स एम प्राइमरली एक्ट प्रोटेक्टिंग द पब्लिक हेल्थ और इन्वायरमेंट, दे ऑल्सो अफेक्ट द ट्रेड थ्रू इंफॉर्मेशन कंप्लायंस एंड प्रोसीजरल कॉस्ट। USA के बाद सबसे ज़्यादा नॉन टैरिफ इंडिया लगा रहे हैं। एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी है वो तो ये अधिकतर इसमें जो है इंडिया के ऊपर लगता है सैनिटरी और फाइटोसैनिटरी वाला, और इंडिया जो बेसिकली लगाता है वो टेक्निकल और जो है प्राइस कंट्रोल, कोटा और पॉलिसी मेजर्स, ये वाला इस टाइप वाला टैरिफ नॉन टैरिफ ज़्यादा लगता है। नेक्स्ट है अपना एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी, मतलब इसी में अंडर इस 5.1। तो एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी इज WTO का 13th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुआ था इन अबू धाबी, कंक्लूडेड विदाउट अ परमानेंट रेजोल्यूशन ऑफ द पब्लिक स्टॉक होल्डिंग इशू। अबाउट पब्लिक स्टॉक होल्डिंग क्या होता है, इट मेक्स इट जो पब्लिक स्टॉक होल्डिंग है, इट मेक्स इट पॉसिबल फॉर गवर्नमेंट टू प्रोक्योर क्रॉप्स फ्रॉम फार्मर एट MSP एंड स्टोर एंड डिस्ट्रीब्यूट दिस फूड ग्रेन्स टू दी पुअर। तो एक डी मिनिमस लिमिट्स होता है, अंडर इट्स कंट्रीज सब्सिडी बिल शुड नॉट ब्रीच द लिमिट ऑफ 10% फॉर डेवलपिंग कंट्रीज एंड 5% फॉर डेवलप्ड कंट्रीज
ऑफ वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन। करंटली इट इज़ कैलकुलेटेड विद द रेफरेंस पीरियड जो है 1986-88 का है। तो ग्लोबल डिवाइड है ओवर दिस। डेवलपिंग कंट्रीज जो बोलती हैं डिमांड इंक्रीज इन द डी मिनिमस लिमिट एंड अमेंडमेंट्स इन द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द प्राइस सपोर्ट सब्सिडीज गिवन टू फार्मर्स फॉर गवर्नमेंट। जबकि जो मोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो क्लेम करती हैं कि ये जो पब्लिक स्टॉक होल्डिंग ये मार्केट डिस्टॉर्टिंग है एंड देयर शुड बी नो एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस। तो ये कंडीशन है। एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर में के बारे में देखें अगर तो इट वाज निगोशिएटेड एट द उरुग्वे राउंड्स एंड रेटिफाइड इन द माराकाश। अभी लोग जो देखे इट कंटेन्स प्रोविजन ऑफ 3 ब्रॉड एरियाज फॉर ऑफ एग्रीकल्चर एंड ट्रेड पॉलिसी। एक तो मार्केट एक्सेस एंड डोमेस्टिक एक्सेस और एक्सपोर्ट सब्सिडीज़। मार्केट एक्सेस जो है इसमें इंक्लूड होता है टेरिफिकेशन, टैरिफ रिडक्शंस एंड एक्सेस अपॉर्चुनिटीज़। Tarification means all non-tariff barriers such as quota, variable levies need to be abolished and converted into a equivalent tariffs। जो नॉन टैरिफ हटा के उनको भी इक्वलेंट टैरिफ में ही कन्वर्ट करना है, उसको टैरिफिकेशन बोलेंगे। डोमेस्टिक एक्सेस में डील्स विद द सब्सिडीज एंड अदर सपोर्ट प्रोग्राम दैट डायरेक्टली स्टिमुलेट द प्रोडक्शन एंड डिस्टॉर्ट ट्रेड्स। इट हैज़ वेरियस काइंड ऑफ बॉक्सेस बेस्ड ऑन दी टाइप्स ऑफ सब्सिडीज। बॉक्सेस हम लोग देखेंगे। फिर एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ तो डील्स विद द मेथड विच मेक्स एक्सपोर्ट आर्टिफिशियली कम्पिटिटिव। तो डेवलप्ड मेंबर एंड डेवलपिंग कंट्रीज एलिमिनेट एक्सपोर्ट सब्सिडीज एज पर दी नैरोबी मिनिस्ट्रियल डिसीजन हुआ 2015 में। उसके हिसाब से एक्सपोर्ट सब्सिडीज हटा दिया गया है। पीस क्लॉज एंड इंडिया स्टैंड उसके बारे में देखें तो WTO की 9th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी बाली में एग्री टू अ पीस क्लॉज एज एन इंटरिम सोल्यूशन फॉर पब्लिक स्टॉक होल्डिंग फॉर फूड सिक्योरिटी। इंडिया का डिमांड है कि इसको परमानेंट सोल्यूशन कर दिया जाए एंड टू इशू दी पब्लिक स्टॉक होल्डिंग एंड हैज़ प्रपोज दी अमेंडमेंट इन दी फॉर्मूला टू कैलकुलेट इट वुड लेजिटिमाइज दी हायर सब्सिडीज ऑफ फूड स्टॉक होल्डिंग प्रोग्राम्स एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ पुअर एंड वल्नरेबल फार्मर्स, ताकि अपना बढ़िया चुनावी वादे किए जा सकें। फिर डोमेस्टिक सपोर्ट इन एग्रीकल्चर जो बॉक्सेस हैं उसमें एम्बर बॉक्स है, ब्लू बॉक्स है एंड ग्रीन बॉक्स है। तो एम्बर बॉक्स मतलब उसमें खतरा है नियरली ऑल डोमेस्टिक सपोर्ट मेजर्स कंसीडर टू डिस्टॉर्ट प्रोडक्शन एंड ट्रेड विद सम एक्सेप्शन फॉल इनटू द एम्बर बॉक्स। तो ब्लू बॉक्स में क्या आएगा तो एनी सपोर्ट दैट would normally be in the amber box and is placed in the blue box if the support also requires farmers to limit the production। तो उसको जो है ब्लू बॉक्स बोलेंगे। ग्रीन बॉक्स में ग्रीन बॉक्स सब्सिडीज मस्ट नॉट डिस्टॉर्ट ट्रेड और एट मोस्ट कॉज मिनिमल डिस्टॉर्शन, उसको ग्रीन बॉक्स बोलेंगे। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि तो वो तो ग्रीन में आएगा। अरे वो इंडिया वाले बोलते हैं ग्रीन में आता है, लेकिन बाकी सब लोग बोलते हैं कि जो है उसमें आएगा ब्लू बॉक्स में। इंडिया वाले कुछ बोलेंगे वो आता किसने है, उसको WTO ने किसने रखा है, क्वेश्चन तो यहीं पर आके सकता है। अंबर बॉक्स में रखा होगा फिर। अंबर बॉक्स में नहीं रखेगा ना, इसी अगर अंबर बॉक्स में रखता हाँ। फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को प्रमोट करने की बात क्यों चलती है? ऐसा क्यों कहा जाता कि ये जितने सारे सब्सिडी दे रहे हैं सबको बंद करके किसान सम्मान निधि को बढ़ा दिया जाए? तो फिर ब्लू बॉक्स में। और क्यों आता है ब्लू बॉक्स में, क्यों नहीं आता है एम्बर बॉक्स? ब्लू बॉक्स में तो तब आएगा ना कि जब उसमें फार्मर को प्रोडक्शन लिमिट करने के लिए बोल देंगे। यूरिया सब्सिडी कितना आएगा? हाँ यूरिया सब्सिडी यूरिया सब्सिडी भी अंबर में आएगा WTO के हिसाब से। हाँ तो एम्बर में आएगा, यूरिया सब्सिडी एम्बर में आएगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में जो भी हम देते हैं वो हमारे किसी पार्टिकुलर प्रोडक्ट क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए नहीं होता है, वो ओवरऑल का होता है। ठीक है, इसलिए और ये क्या होता है रिसर्च के लिए अगर कुछ दे रहे हैं तो रिसर्च वाला तो ग्रीन में आएगा। हाँ ग्रीन में आता है। तो ये वाला चीज इम्पोर्टेंट है। इसमें हम लोग बार कंफ्यूज होते थे, हमको याद है जब क्वेश्चन करने आने थे ये प्रधानमंत्री किसान जो है ये किसमें आएगा, ये किसमें आएगा।
नेक्स्ट है अपना WTO एग्रीमेंट ऑन फिशरी सब्सिडीज़। तो फिशरी का भी आ ही गया, जिनेवा पैकेज। WTO की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस एंडेड विद नो डिसीजन ऑन फाइंडिंग अ परमानेंट सोल्यूशन ऑन कर्बिंग फिशरी सब्सिडीज़। WTO एग्रीमेंट ऑन फिशरी सब्सिडीज़ जिनेवा पैकेज बोलते हैं इसको। 12th मिनिस्ट्रियल डायलॉग में जो 2022 में जिनेवा में स्विट्जरलैंड में हुई थी उसमें अडॉप्ट किया गया था। was aimed to curb the harmful subsidies which contribute to depletion of world fish stocks। तो स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट का इसमें था क्लॉज। तो डेवलपिंग कंट्रीज एंड लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैव बीन अलाउड अ ट्रांजिशन पीरियड ऑफ 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ एंट्री इनटू फोर्स ऑफ द एग्रीमेंट। हालांकि इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया है। एक्सेप्टेंस फ्रॉम 2/3 ऑफ द WTO मेंबर्स इज नीडेड फॉर द एग्रीमेंट टू कम इनटू इफेक्ट। द एग्रीमेंट स्टिल शॉर्ट ऑफ 24 कंट्रीज का वोट कम पड़ रहा है एज पर दिसंबर 2024। इंडिया जो है पार्ट नहीं है अपना एग्रीमेंट का। इंडिया की डिमांड है कि कंट्रीज दैट हैव गिवन लार्ज सब्सिडीज इन द पास्ट and responsible for fish stock depletion should bear the greater responsibility under polluter pay principle and common but differential responsibility। कि अपना तो खुद चाँप लिए और अब जो है तुमको फिश डिप्लीशन का पड़ी हुई है। मोडेरियम ऑन डिस्टेंट फिशिंग नेशंस। तो फॉर फिशिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ बियॉन्ड द EEZ फॉर द पीरियड ऑफ जो है एटलीस्ट 25 years दिया जाए। एंड जो है एक्सेप्शन फॉर डेवलपिंग कंट्रीज एंड स्मॉल इकोनॉमीज रहे टू प्रोवाइड सब्सिडीज फॉर फिशरीज सेक्टर। तो ये 3 डिमांड है, इस वजह से पार्ट नहीं बना है। एंड ट्रिप्स एग्रीमेंट। तो ट्रिप्स एग्रीमेंट में जो है रिसेंटली WTO ने कमेमोरेटेड 30th एनिवर्सरी ऑफ द ट्रेड एंड ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ट्रिप्स एग्रीमेंट agreement was evolved as part of Uruguay rounds of the General Agreement of Trade and Tariff that was predecessor of WTO, and it was included as one of the main annexes of the Marrakesh Agreement that establishes the WTO. It came into force on January 8, 1995। की हाईलाइट्स देखें तो मोस्ट कम्प्रहेंसिव एंड मल्टीलैटरल एग्रीमेंट है ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट एंड IPR गिव्स द क्रिएटर एंड एक्सक्लूसिव राइट्स ओवर द यूज ऑफ हिज और हर क्रिएशंस एंड इन्वेंशंस, लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क, डिज़ाइन एक्सेट्रा फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। स्टैंडर्ड जो है सेट आउट द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ प्रोटेक्शन टू बी प्रोवाइडेड बाई ईच मेंबर and it has incorporated the provisions from the World Intellectual Property Organization WIPO Paris and Bern Convention। the coverage जो है इसमें कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, पेटेंट, लेआउट डिज़ाइंस ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ये सब आते हैं। डिस्प्यूट सेटलमेंट में एनी डिस्प्यूट रिगार्डिंग द ट्रिप्स ऑब्लिगेशन आर सब्जेक्टेड टू द WTO's dispute settlement procedures। also provide for the Council for TRIPS, that is forum where the WTO members discuss issues related to the agreements। Compulsory licensing में it allowed compulsory licensing to produce the patented products or processes without the consent of the patent owner। it helped in the developing and underdeveloped countries। की इन्फॉर्मेशन देखिए तो इंडिया ज्वाइन किया था ट्रिप्स एग्रीमेंट को 1995 में। इन कंप्लायंस विद द ट्रिप्स एग्रीमेंट अमेंडमेंट्स फॉर ब्रॉट इन द पेटेंट एक्ट 1970 में फिर अमेंडमेंट किया गया, दैट इज़ पेटेंट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2005। 10 साल लग गया अमेंडमेंट करने में। दोहा डिक्लेरेशन ऑन द ट्रिप्स एग्रीमेंट। तो इट अफर्म दैट ट्रिप्स एग्रीमेंट डज नॉट एंड शुड नॉट prevent members from taking measures to protect public health and the right of members to fully use flexibilities in the agreement of this purpose। तो कोई ऐसा कोविड वाला चीज़ या कोई भी पब्लिक हेल्थ वाला आएगा तो उसमें नहीं लगेगा ये ट्रिप्स की दवा बनाने के लिए अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वो कर रहे हैं। तो ये हो गया अपना एक्सटर्नल